नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। हम पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ बाल गोविंद भगत, जिसमें लेखक ने बाल गोविंद भगत के चरित्र को इस तरह सजीव रूप से उकेरा है कि मानो पूरा व्यक्तित्व हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है और चरित्र भी ऐसा है जो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, हमें प्रेरणा दे जाता है। तो आइए देखते हैं लेखक आगे क्या कहते हैं। अगले महीने का नाम जो इसमें आया है वह है कार्तिक। इसमें लिखा है कार्तिक। पहले भी कहा था क्योंकि ग्रामीण परिवेश से संबंधित कथा है, तो ग्रामीण शब्दावली में जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है ग्रामीण परिवेश में, वैसे ही शब्दों का प्रयोग लेखक ने यहाँ भी किया है। इसी कारण पाठ में जो है सजीवता और रोचकता बनी हुई है। पहला जो महीने का नाम आया था आषाढ़ था, यानी आषाढ़। दूसरा भादो यानी कि भाद्रपद। और अब जो उसने तीसरा जिक्र किया है कार्तिक का। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। कार्तिक का महीना जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, और आपने कभी ध्यान दिया हो कि बहुत सुबह मंदिरों से या अड़ोस पड़ोस में जब गलियों से निकलती हुई स्त्रियों की आवाज़ आती है जो गीत गाते हुए यहाँ से वहाँ जाती हैं, उसे से संबंधित यह बात है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ शब्द बना है प्रभात से। प्रभात यानी कि बहुत सुबह के समय गाए जाने वाले गीत होते हैं प्रभाती। सिर्फ भजन इसमें शामिल नहीं है। प्रभाती यानी कि चाहे वो बच्चे को उठाने के लिए कोई गीत गाया गया हो, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कोई गीत गाया जा रहा हो, अध्यात्म से जुड़ी हुई कोई बात है उसे गीत के रूप में पेश किया जा रहा हो, वो सभी प्रभाती हैं। तो प्रभातियाँ शुरू होती थी उनकी कार्तिक महीने से फागुन तक चला करती, और फागुन के महीने तक, अगला महीने का जो जिक्र किया है फागुन अर्थात फाल्गुन, तब तक यानी कि जब होली आती है तब तक वो प्रभातियाँ गाते थे। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर की गांव के पास एक नदी थी जो लगभग 2 मील दूर थी। वहाँ तक इतनी सुबह में, सर्दी का समय है, उठकर वहाँ पैदल जाया करते थे नदी स्नान के लिए। प्रश्न जो पहले एक बार हमने दूसरे अनुच्छेद में किया था कि उनकी दिनचर्या लोगों की हैरानी का कारण क्यों बनती थी, अब बहुत सारे बिंदु आपको यहाँ इस अनुच्छेद में मिलेंगे कि हैरानी का कारण क्यों बनती थी। एक तो पैदल, ठंड कितनी भी हो, नदी स्नान के लिए उन्हें प्रतिदिन जाना ही होता था। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही रास्ते में ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरे के तालाब के पास ऊंचे भिंडे पर एक ऊंचा सा स्थान चबूतरा टाइप जैसे बना होता है, उस स्थान पर वो बैठते थे। अपनी खंजड़ी लेकर वहाँ पर बैठते और अपने गाने टेरने लगते और अपने गीत गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक कहता है कि उसे देर तक सोने की आदत है, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, माघ सर्दियाँ जो बहुत ज़्यादा होती हैं, लगभग जनवरी का जो महीना आ जाता है उसके आसपास का समय है, उसे हिंदी में माघ कहते हैं हिंदी महीनों में। तो उस समय हमारे दांत किटकिटाने लगते हैं, सर्दी इतनी अधिक होती है। भोर मतलब सुबह में। उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था कि वो इतने प्रभावित हुए कि अपना बिस्तर छोड़कर वहाँ तक पहुँचना ही उन्हें पड़ा जहाँ वो बैठकर गीत गा रहे थे। लेखक वहाँ पहुँच जाता है उस तालाब के किनारे, तालाब के पास जहाँ भगत जो हैं गीत गा रहे होते हैं। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी कि आसमान में तारे अभी भी टिमटिमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूर्व दिशा में लोही लगना अर्थात सूर्य निकलने वाला होता है, तो उस समय लालिमा आसमान में छा जाती है। उसी लोही की बात की गई है, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र तारा भी लाल रंग का माना जाता है कि सूर्य निकलने के समय जो लालिमा है, और शुक्र तारा भी छिपा नहीं है, उसकी लालिमा मिलकर आपस में उस लालिमा को बढ़ा रही है। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। चाहे खेत हो, घर हो, रास्ते हो, हर जगह कोहरा ही कोहरा है कि रास्ते जो है ढके हुए हैं, धुंध छाई हुई है सारे में, तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। सब पर कुहासा था, कोहरा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। ऐसा लगता है कोई अजीब रहस्य सबके पीछे छिपा हुआ है जो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो लेखक को लगता है कि कोई रहस्य है जिससे सब कुछ ढका हुआ है। उस रहस्यमय वातावरण में
एक कुश की चटाई पर, कुश नुकीली घास होती है, उसका जो जैसे हम आसन बना लेते हैं बैठने का, वैसे एक चटाई बनी हुई है, उस पर वो बैठे हैं। पूर्व दिशा की तरफ उन्होंने मुंह किया हुआ है, जिस दिशा से सूर्य निकलता है। काली कमली ओढ़े उन्होंने काले रंग का कंबल ओढ़ा हुआ है। बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, वो लगातार गाए जा रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, अंगुलियों से खंजड़ी बजाए जा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। इतना मस्त होकर गा रहे थे कि उन्हें समझ ही नहीं थी कि वो बैठे हैं, खड़े हैं, नृत्य कर रहे हैं, सर्दी है, गर्मी है, हर स्थिति से वो बेखबर अपने गाने में, अपने गीतों में लग्न थे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, इतनी सर्दी है जिसमें लेखक घर से कुछ ओढ़कर ही आया है, फिर भी कांप रहा है, उसके दांत किटकिटा रहे हैं। लेकिन भगत के सिर से गाते गाते कंबल भी नीचे गिर जाता है और उन्हें आभास भी नहीं होता। लेखक कहता है, मैं जाड़े से कँपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। कि वो इतनी तल्लीनता से गा रहे हैं कि उनके मस्तक पर, उनके माथे पर श्रम बिंदु यानी कि पसीने की बूंदें दिखाई दे जाती हैं। ये है कि जब हम बहुत तल्लीनता के साथ कोई कार्य करते हैं तो सुध-बुध खो बैठते हैं। ये होता है मन का तन पर हावी होना, कि तन कहाँ है, क्या कर रहा है, उसका ध्यान ही ना रहे। जो मन से लीन हो गया, उसे और चीज़ों की सुध नहीं रहती। जैसे मन से गाते गाते भगत इतने तल्लीन हो गए हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं है कि उस सर्दी में बैठे हैं और उनके सिर से कंबल भी सरक चुका है। तो जब प्रश्न आए कि मन का तन पर हावी होना, तो एक प्रसंग उसमें ये लिखा जा सकता है। गर्मियों में उनकी संध्या शाम कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। संध्या अर्थात जो प्रायः हमने अपने देहातों में सुना भी है कि शाम की पूजा को हम संध्या भी कह देते हैं कि संध्या कर लीजिए। तो जब उनके संध्या का समय होता है कि शाम को भजन कीर्तन पूजन जो भी वो करते थे, कितनी उमस भरी हो, कितनी भी गर्मी हो, बहुत बारिश के दिन होते हैं, बहुत गर्मियाँ होती हैं, तो उमस हो जाती है, चिपचिपाहट सी होती है, मन कहीं नहीं लगता है, अनमने हो जाते हैं सभी भी, इतनी गर्मी होती है। तो उस उमस भरी शाम को उनके गीत जो हैं शीतल कर देते थे। ये दूसरा प्रसंग आप लिख सकते हैं कि मन का तन पर हावी होना, कि किस तरह से इतनी गर्मी उमस में भी शीतलता का आभास होता था। प्रसंग क्या है, पढ़ते हैं। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, घर के आंगन में ही आसन लगाते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, गांव के जो प्रेमी भक्तजन थे अन्य, वो भी आकर वहीं बैठ जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, जो हाथ से मंजीरे बजाते हैं, और बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते थे, तो सब मिलकर वाद्य यंत्र ये जो उनके पास होते थे उन्हें बजाते। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। पहले बाल गोविंद भगत गाते एक बार, तो पीछे जो भक्तजन बैठे हैं 2 बार 3 बार वो उसको दोहराते थे, इनकी रिपीट करते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, उनकी आवाज़ ऊंची उठती चली जाती। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, बहुत रिदमिक गाते थे, सुर लय और ताल के साथ। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, उनका मन भी वैसा ही तल्लीन होता जाता गीतों में जैसा भगत का हो जाता था। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, मन तन पर भारी पड़ जाता था, तन सुध-बुध खो बैठता था। होते होते एक ऐसा क्षण आता, ऐसा समय आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, वो नाचना शुरू कर देते थे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं, और जो सभी अन्य बैठे हैं उनके भी तन मन उस नृत्य में लग्न हो जाते थे, मानो सभी नाचने लग जाते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है, पूरा वातावरण संगीत और नृत्य से लबालब भर जाता था। तो ये दोनों प्रसंग इसमें आप लिख पाएंगे कि मन तन पर हावी हो जाता है, और कितनी तल्लीनता से जब हम कोई काम करते हैं तो बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे लेखक उनके बारे में क्या बताता है, उनके संगीत की चरम साधना का कौन सा प्रसंग हमारे सामने रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।